Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the 14th lecture in the medieval history series. In the last lecture we studied about Akbar. हमने अकबर की religious policies के बारे में पढ़ा, हमने अकबर की military conquests के बारे में पढ़ा. आज हम बात करेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की. और अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो क्योंकि ये एक बड़ा ही क्रिस्प फॉर्म में चल रहा है हमारा सेशन, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम इसमें मेजर पॉइंट्स को निकाल के लाएं. और आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल. आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, समझे हैं. एंड लेट अस मूव ऑन. आज शुरुआत करते हैं अकबर की ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी बात अगर हम करें. सो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एम्परर अकबर वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन डिविजन्स. अकबर ने जो उसका पूरा मिले जो भी उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 4 हिस्सों में बांट दिया था. फर्स्ट था सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो इट वाज लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट. आज के टाइम पे आप ऐसे समझे कि ये भारत सरकार है. फिर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नेंस, यहाँ पे नो जो प्रोविंसेस थी, जो सूबे थे, उनके गवर्नेंस की बात की गई. मिलिट्री डिवीजन जिसे हम प्रॉपरली यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम कहते हैं. और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो मेजर हमें पढ़ना है वो दहसाला सिस्टम पढ़ना है, राजा टोडरमल का. तो ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का की डिवीजन है, जहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट है, मिलिट्री डिवीजन है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है. अगर बात करें सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की, सो जाहिर सी बात है अकबर वाज द हेड ऑफ द किंगडम और जितने भी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स थे सब उसके अंडर में थे, which this does not require any mention. To reduce the workload, he distributed the task and the goals of different officers in the following manner. तो जाहिर सी बात है सारा काम तो एक इंसान नहीं देख सकता, और जब सारा काम एक इंसान देखता है तो इट इज कॉल्ड एनार्किज्म. और ये किसी भी सिस्टम में, चाहे वो मोनार्की देख लो, चाहे वो मॉडर्न डेमोक्रेसी देख लो, when मोर एंड मोर अगर एक सिस्टम है, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ा देश है, एक बड़ा साम्राज्य है, और उसके अंदर अगर पावर का कंसंट्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना इनएफिशिएंसी आएगा. सो यस, अकबर वाज द हेड ऑफ द किंगडम, सब कुछ उसके अंडर में था, लेकिन फिर भी अकबर ने काफी ऑफिसर्स अपॉइंट किए, काफी कुछ ऑफिसर्स जनरेट किए, जो कि अकबर के उस लाइक ही वाज हेडेड, और हर किसी को अपना टास्क दे दिया. तो बेसिकली हम इसको कहें कि डेलीगेशन ऑफ पावर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी था. हर किसी की जो भी पावर्स या जो भी आप कहना चाहें वो वेल डिफाइंड थी. सो देयर वर वेरियस ऑफिसर्स, और ये कुछ ऐसे नाम है जो हमने हमारे वन लाइनर वाले लेक्चर में, जो ग्लॉसरी वाला लेक्चर था उसमें भी देखे थे. सो वकील कौन था? दे वर द चीफ एडवाइजर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एम्परर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के. तो ये वकील कौन होते थे? ये चीफ एडवाइजर्स होते थे. दीवान दो तरीके के थे, मनसबदार और मीर बख्शी. मनसबदार कौन था? जो ऑडिट और कंट्रोल करता था फाइनेंस को, और मीर बख्शी द ऑफिशियल्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड पेज टू द सीनियर ऑफिशियल्स. तो इस तरीके से फाइनेंस को डिवाइड कर दिया था. सदर ये जो रिलीजियस एडवाइजरी होता था, तो उसका जो भी मतलब इट वाज रिलीजन मींस, यहाँ पे सिर्फ आप रिलीजन को ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं या ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं. आप इसको ऐसे जानिए कि क्योंकि अकबर का जो रिलीजियस टॉलरेंस है इट इज़ वेल नोन, और कहीं ना कहीं अकबर के रिलीजियस पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था. और ये सदर जो है, इनका काम यही था कि ये रिलीजियस यूनिटी को, रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन रखें, और जो भी रिलीजियस एडवाइजरी थी, जो भी रिलीजियस वर्क किए जाते थे वो इनके सुपरविजन में करे जाते थे. खाने सामान, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सामान मीन्स ही वाज द रॉयल स्टोर इन चार्ज. और जो किचन था, सोशल गैदरिंग थी, और जो पैलेस इंटीरियर्स थे, बेसिकली जो हाउसकीपिंग वाला काम होता है ना, और इन्वेंट्री देखना, ये वाला काम जो है ये खाने सामान देखते थे. फिर मुहातिब एक रॉयल काउंसलर था, हु वाज बेसिकली ये मुस्लिम एथिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली उलेमाज और प्रीडोमिनेटली एक मुस्लिम रूल था. अकबर वाज अ पायस मुस्लिम एट द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन जब because of his Rajput policy and his religious policy, Akbar ka the view of Akbar towards various religious various other religions, it changed, and he was like, लेकिन फिर भी
क्योंकि जो नोबल्स थे उनको भी कैटर करना था, उनकी नीड्स एंड डिमांड्स को भी देखना था। तो ये मुहातिब को अपॉइंट किया गया। सो टू कीप मुस्लिम एथिक्स एंड कल्चर। कोतवाल, he was the head of intelligence and postal department who kept records of new immigrants। तो ये कोतवाल से ही कोतवाली निकल के आता है, तो इंटेलिजेंस या आप लेटर ऑन ये पुलिसिंग सिस्टम में डेवलप होगा, कोतवाल से ही कोतवाली अल्फाज निकलेगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस का काम था, स्पाई वाला सिस्टम था, और कौन जो है वो आ रहा है, इमिग्रेंट्स कौन से हैं, कौन से नए लोग सेटल हुए हैं, कौन इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये कोतवाल रखता था। तो इस तरीके से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया था। बात करें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अकबर का जितना किंगडम का एरिया था वो 15 सूबों में डिवाइड कर दिया गया था। 15 स्टेट्स में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, खानदेश, बिरार एंड अहमदनगर। तो ये 15 सूबे थे जिसमें पूरा जो है अकबर का जो किंगडम था उसको डिवाइड कर दिया गया था। और सबसे ऊपर होता था सूबे से सूबेदार। तो जो सूबेदार होता था वो पूरे सूबे का इंचार्ज होता था। एंड जितना भी प्रोविंशियल जितना भी काम है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर था। दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर भी समझ लीजिए, जितना भी फाइनेंस का मैटर्स था। सो दीवान साहब जहां भी आ जाएंगे वहां मैटर फाइनेंस का ही आएगा। फाइन। सिर्फ अगर दीवान लिखा हुआ है, अब दीवान के साथ कुछ और एड ऑन हो गया तो वहां डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये प्रोविंस के ये प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे, ये प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनको ऐसे याद रखेंगे। तो सूबेदार साहब कौन है? सूबेदार साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और जो दीवान साहब है वो कौन है? वो फाइनेंस मिनिस्टर है। काजी, काजी मतलब ये जज है, ठीक है। स्मॉल जुडिशियल मैटर जो कि कम वक्त में जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, उन सारे मैटर्स को डील करते थे। उसके बाद नेक्स्ट इज कोतवाल। अब ये कोतवाल अल्फाज ऊपर भी आया, तो अगर एग्जाम में अगर इस तरीके का कभी भी सवाल आएगा तो ये याद रखिएगा कि वो प्रोविंस या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन होगा। सो यहाँ पे कोतवाल कौन है? कोतवाल है लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ मिनिस्टर मतलब इसको ऐसे समझ लो, ये ही इज लाइक द डीआईजी, ही इज लाइक द आईजी, सो इंस्पेक्टर जनरल काइंड ऑफ थिंग। मीर बख्श और मीर बख्शी, कई जगह मीर बख्श आता है, कई जगह मीर बख्शी आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सो ही वाज द इंचार्ज ऑफ लोकल टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट वेलफेयर। तो ये जो है सारा जितना टैक्स कलेक्शन होगा, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है आज के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जो अंग्रेजों के टाइम पे भी था। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि प्रोविंशियल लेवल पे ले जाएंगे अगर, तो वो काम कौन कर रहा था? वो मीर बख्श या मीर बख्शी, कई जगह मीर बख्श है, कई जगह मीर बख्शी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग। फिर था वक्र नाविस, ये स्पाई सर्विसेज थे, ये हमारे अकबर के दौर का रॉ और आईबी था, इसको ऐसे याद रखिएगा। सद्र, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऐसे समझ लीजिए। सो देखो, याद करने के तरीके यही होते हैं। आप अगर सोचो कि यू विल जस्ट रिमेंबर, सो यू नीड सम ट्रिक्स, और बेस्ट तरीका ये है हिस्ट्री को याद करने का कि जितना ज्यादा हो सके उसे प्रेजेंट से लिंक अप जितना जल्दी आप कर लोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। फाइन। सो काजी कौन है? काजी इज लाइक द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। कोतवाल कौन है? आप इसे आईजी समझ लीजिए, आईजी ऑफ द पुलिस था। मीर बख्श या मीर बख्शी जो था ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का थोड़ा सा एक प्रोविंशियल लेवल पे, आप इसे रेवेन्यू मिनिस्टर तो नहीं कह सकते बट ऑफिशियल था। वक्र नाविस जो है वो स्टेट लेवल का इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव और जो आईबी और रॉ जैसी इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं वो कर रहे थे। सदर कौन थे? सदर वाज लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो इस तरीके से जो है अगर आप इसको याद रखेंगे तो एग्जैक्ट वही फंक्शन नहीं थे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सदर का काम हेल्प द पीपल हु नीड टू गेट चैरिटी,
सो ये भी आइडेंटिफाई करना कि चैरिटी या जो भी काम हो रहा है इस तरीके का, उसका सही कैंडिडेट कौन है, ये भी यही सदर ही तय करते थे। सो ये मेजर ऑफिसर्स थे प्रोविंशियल लेवल पे। 15 प्रोविंसेस कौन सी थी ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर से हम देख लेते हैं। इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, खानदेश, बिरार एंड अहमदाबाद। सो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। सो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया उसे हमने कहा मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में होता यह था कि हर ऑफिसर को एक रैंक असाइन होती थी जिसे कहा जाता था मनसब। सबसे कम थी 10 मनसब और सबसे ऊपर थी 5000। सो ये डिफरेंस ऑफ रैंक था। जो रॉयल ब्लड थे या जो प्रिंसेस थे या जो मुगलों के ही खानदान के थे उनको ज्यादा बड़ी जो है वो रैंक दी जाती थी। ये जो रैंक होती थी, ये जो दो तरीके, मनसब फिर दो तरीके के होते थे। रैंक्स जो होती थी वो दो तरीके की होती थी, एक होता था जात, एक होता था सवार। अब ये जात और सवार क्या था? जात मीन्स पर्सनल, जैसे हम बोलते हैं ना जाती मामला है ना। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा या बोला होगा, तो वो जाती मामला से जात आता है। तो जात मीन्स पर्सनल, और ये फिक्स्ड एक इंसान का पर्सनल स्टेटस इससे तय किया जाता था। सवार ये बताता था कि आपके पास सवार जो रैंक होती थी वो ये बताती थी कि आपको कितने घुड़सवार कैवलरी मैन अपने पास मेंटेन करने हैं। हर सवार को कम से कम 2 घुड़सवार, एटलीस्ट 2 हॉर्सेस जो है वो अपने पास मेंटेन करने पड़ते थे। मनसबदारी सिस्टम के जो अपॉइंटमेंट्स थे, प्रमोशन, डिसमिसल, जो सारा था वो सारा कौन कर रहा था? वो एम्परर कर रहे थे, वो अकबर कर रहे थे। आर्मी ऑफिशियल्स अंडर द मनसबदार टुक केयर ऑफ द फॉलोइंग नीड्स। सो सोल्जर्स का, अब सोल्जर्स क्योंकि वो मेंटेन कर रहे थे, वो घुड़सवार मेंटेन कर रहे थे। 10 से लेके 5000 तक उनके पास सोल्जर्स और घुड़सवारों का नंबर हो सकता था। सो इनका काम क्या था? इनका काम था अपने अंडर, एक मनसब के अंदर जितने भी सोल्जर्स आ रहे हैं उसमें ये देखना कि क्या उन्हें वक्त पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका हेल्थ कैसी है, टैक्स फ्री, क्योंकि सोल्जर्स के लिए देखो टैक्स फ्री राशन था। आज भी तो ये है ना, द मिलिट्री कैंटीन में क्या है? टैक्स फ्री। काफ़ी कुछ चीज़ें जो सस्ती मिलती हैं, सस्ती सिर्फ इसलिए मिलती हैं जो आर्मी कैंटीन्स होते हैं या जो होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक सर्विंग द नेशन, और उनको जो है टैक्स फ्री चीज़ें एट सब्सिडाइज रेट मिलती हैं। सो ये टैक्स फ्री रेशन ये वहाँ से मनसबदारी सिस्टम से चला आ रहा है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड अवॉर्डिंग द डिजर्विंग सोल्जर्स, तो ये भी हेल्थ, यू कैन सी आर्मी हॉस्पिटल्स आर, आप इसे आज से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। सो ये कुछ मनसबदारी सिस्टम का एक रफ स्ट्रक्चर है। इसके जो ऑफिसर्स थे उनको क्या किया, सिर्फ ऐसा नहीं था कि मनसब मिल गया या मनसबदारी मिल गई तो बस काम हो गया, अब तो जो है हमें नाउ वी आर लाइक रॉयल्स। नहीं, आपको सब अपने घोड़ों को मेंटेन करना है, घुड़सवारों को मेंटेन करना है, जो आपके अंडर सिपाही हैं, जो इन्फेंट्री है या जो कैवलरी है उसको तनख्वाहें देनी है, उनका राशन सस्ते रेट पे अवेलेबल कराना है, हेल्थ चेकअप करवाना है, उनके अवार्ड्स, जैसे आज के टाइम होता है ना कि आर्मी के अंदर जो है जो कमांडिंग ऑफिसर होता है किसी भी प्लेटून का या ब्रिगेड का व्हाटएवर, सो वो जो है अपने सिपाहियों का जो भी उनका साल भर का एक्टिविटी होती है उस बेस पे उनको अवार्ड के लिए रेकमेंड करते हैं आगे। सो ये भी करना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां से ऑप्ट हुई और शायद आज भी कहीं ना कहीं एक वन फॉर्म और अदर दे आर अवेलेबल, सॉरी दे आर प्रेजेंट, और उसको हमने मॉडर्नाइज तरीके से, जहां जहां मॉडर्नाइजेशन आएगा थोड़ा बहुत हमने उसको मोल्ड किया है, लेकिन बेस कहीं ना कहीं वही चला आ रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑब्वियसली अब जब उस दौर में, मतलब ऐसा तो था नहीं ना कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें थी। ऑब्वियसली लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम ड्यूरिंग दैट टाइम, और ये जो एक सिस्टम था ये राजा टोडरमल जो थे, और राजा टोडरमल के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये फाइनेंस ऑफिसर ना सिर्फ अकबर के थे, ये फाइनेंस ऑफिसर शेरशाह सूरी के भी थे। तो ये उस दौर से ही वाज देयर। और धहसाला सिस्टम जो है इन्होंने एक ऑप्ट किया। इसमें इन्होंने ये किया कि सबसे पहले इन्होंने लैंड को मेजर करने के लिए जो है वो एक स्केल बनाया, एंड इट वाज जो नोन एज बीघा, और ये बीघा आज भी चल रहा है।
आप कहने को हम जब साइंटिफिक उसमें बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट हेक्टेयर्स, वी टॉक अबाउट स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन कभी आप गांव में या देहात में या कहीं इस तरीके इवन आम उसमें भी जाओगे तो बीघा और गज ही चलता है आज भी गांव में। तो ये जो बीघा वाला सिस्टम है ये राजा टोडरमल का दिया हुआ था। इन्होंने एक और चीज की, एक तो ये स्केल स्टैंडर्डाइज किया कि क्या होगा, एक बीघे का स्केल क्या होगा। और उन्होंने एक और चीज की कि जो लैंड था उसकी कल्टीवेशन की मतलब उसके कल्टीवेशन के बेसिस पे उसे जो है उस लैंड को इन्होंने 4 हिस्सों में बनाया है, 4 डिविजन्स बनाए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया वो किया पोलज, मतलब वो लैंड जो बहुत अच्छा है, जो उपजाऊ जमीन है और उसकी हार्वेस्ट अच्छी है और इट इज कल्टिवेबल थ्रू आउट द ईयर। फिर आया परौती। परौती क्या, जो एक साल के बाद जो है, मतलब एक साल कल्टीवेशन किया, फिर 2-3 साल खाली छोड़ दिया, फिर एक साल कल्टीवेशन किया, 2-3 साल खाली छोड़ दिया। बेसिकली ये करा इसलिए जाता था टू रिगेन द लॉस्ट फर्टिलिटी। तो उसे क्या कहा गया, उस तरीके के जो लैंड थे उसे कहा गया परौती। फिर आया छछार। ये जो था ये एक हार्वेस्ट के बाद फिर 4-5 साल छोड़ना पड़ता था। और बंजर, नाम से पता चल रहा है कि इनफर्टाइल लैंड विच वाज नॉट कल्टीवेबल। और इसी बेसिस पे बेसिक जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसका, टैक्स का, रेवेन्यू का। और फार्मर्स वर गिवन लॉट्स ऑफ कॉम्पनसेशन टैक्सेस, compensations, this is another line, taxes were removed during drought and floods or any kind of natural calamities. तो फाइनेंशियल, किसानों को फाइनेंशियल पैकेज देने की प्रथा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, अकबर के दौर से चली आ रही है। तो पहली चीज कॉम्पनसेशन भी अच्छा मिलता था और जो टैक्सेस हैं उनको भी हटा दिया जाता था अगर इन केस ऑफ ड्रॉट है, फ्लड है या और कोई दूसरी नेशनल कैलेमिटी है। और टैक्स कितना था, 33%, कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 33% किसके पास आएगा, वो स्टेट के पास आएगा, वो सरकारी खजाने में आएगा। तो आप बोलोगे सर 33%, अंग्रेज आएंगे तो 60% टैक्स लेंगे। तो और उस वक्त टैक्स इसलिए इतना ज्यादा था क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था। वैसा थोड़ी था, इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, जीएसटी भी है, पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स भी है, रोड्स के ऊपर टोल्स भी है। सो ये ऐसा कुछ सिस्टम तो था नहीं। द ओनली सोर्स वाज लाइक ट्रेड और लैंड। ट्रेडिंग के ऊपर वो टैक्सेस लगाते थे और लैंड जो प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। तो ये रफली जो है ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर के दौर का। एक और पॉइंट जो अकबर से रिलेटेड अक्सर आ जाता है, सवाल आ जाते हैं, वो है द नवरत्नास ऑफ अकबर। अभी नवरत्न में थे कौन कौन? इनमें थे राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़खर अज़ीउद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी एंड राजा मान सिंह। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये लोग मतलब इनका क्या। सो राजा टोडरमल का नाम अभी हमने देखा, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। और इनका एक्चुअली जो वेट और मेजर और जो उन्होंने दहसाला सिस्टम दिया, लैंड सर्वे, सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर्स। और आप लोगों में से अगर कोई थोड़ा सा इन चीज़ों से अवेयर होगा और आपने देखा होगा जो पटवारी वाला सिस्टम है, आज भी आप देखोगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में पटवारी का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। जब गांव में आप देखोगे, जब खेत की ज़मीन या रजिस्ट्री या जो भी होता है तो वहाँ पे पटवारी का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। और ये ये जो पटवारी वाला सिस्टम है ये राजा टोडरमल का दिया हुआ है। और इतना एफिशिएंट सिस्टम है ये कि इसको ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ किया, ऑब्वियसली इन अ इम्प्रोवाइज्ड मैनर और इन अ थोड़ा चेंज मैनर, लेकिन वो पटवारी तो आज भी पटवारी ही कहला रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमने भी जब आज़ादी के बाद भी हमने इसे यूज़ किया, तो आज तक ये चला आ रहा है। और ये जो पटवारियों वाला सिस्टम है, पटवारी होगा वो लैंड रिकॉर्ड्स रखता था और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में, और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो पटवारी के पास रहते हैं। और ये पटवारी के सारे एनओसी और ये सारी चीज़ें, जब भी आप कभी अगर आगे चल के आप देखेंगे जब डीएम बन जाओगे तब देखोगे हाउ, जब आप लैंड रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड्स की बात आएगी तो एवरी टाइम यू विल कॉल अ पटवारी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन की, ये बताओ इसका क्या है। तो यहाँ पे, और ये सिस्टम राजा टोडरमल का दिया हुआ है। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान याद है, ये उनके बेटे थे। और इन्होंने
एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक्स लिखी, उर्दू शायरी के ऊपर किताब लिखी, लेकिन इन्होंने बाबर नामा जो चगताई लैंग्वेज या टर्किश डायलेक्ट है एक और फर्दर, तो उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में बाबर नामा को, तो अब्दुल रहीम खान खाना। देन मुल्ला दो प्याजा, ये एक मतलब ही वाज लाइक जनरल एडवाइजर टू अकबर। फकीर रजीउद्दीन सूफी थे, मतलब एडवाइजर भी थे, और रिलीजियस मैटर पे अकबर को एडवाइस दिया करते थे। मियां तानसेन का नाम सबने सुना है। इनका असल नाम जो है, बर्थ नेम जो है, वो राम तानू था, और ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे, लेकिन इन्होंने बाद में हजरत मोहम्मद गौस से म्यूजिक सीखा, और उसके बाद अकबर के कोर्ट में, और जो इनके ध्रुपद कॉम्पोजिशन है वो आज भी, मतलब आप म्यूजिक उसमें देखोगे तो ही इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, ही इज लाइक यू नो इन हिमसेल्फ। और इन्होंने कई नए राग बनाए, और म्यूजिक के ऊपर इनकी किताब भी है दो, एक है श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार। तो ये दो इनकी किताबें हैं तानसेन। तो ये इनका असल नाम या जो इनका बर्थ नेम था वो राम तानू था, और स्वामी हरिदास और हजरत मोहम्मद गौस, इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर अबुल फजल, इनका असल नाम वाज शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक था। नॉट दैट इम्पोर्टेंट है अकबरनामा और आईन अकबरी। ऑल्सो इन्होंने बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट तो हो ही रही थी, और क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है, प्रोपोगेट तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ ये भी नहीं था कि द क्रिश्चियंस वर लाइक अनअवेलेबल हियर, थे बट उतने फॉर्म में नहीं थे। और अगर आप उस दौर को समझें, मतलब आप 14th-15th सेंचुरी को समझें, अकबर का जो दौर था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें, तो वो जो दौर है ना 12th सेंचुरी से लेके, और इवन उससे पहले से लेके सात, मतलब आफ्टर 1000 AD onwards, what we call as the Crusades, the holy war between the Muslims and the Christians, और ये हमेशा से चला आया, और ये इस चीज़ को दोनों रिलीजन्स को समझना, एंड अकबर वाज लाइक कि उन्हें तो हर रिलीजन को समझना था, तो उनके लिए बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम अबुल फजल ने किया। फिर अबुल फजल के भाई थे फैजी, तो ये अबू अल फैज थे, ये अबू अल फजल थे। फैजी इनका नाम ही, मतलब पेन नेम था, और ये भी इनको जो टाइटल मिला था वो मलिक उश शौरा का मिला हुआ था। शौरा इज लाइक प्लूरल ऑफ शायर इन पर्शियन, और उसमें भी मलिक उश शौरा, तो यू कैन अंडरस्टैंड ही इज लाइक द टॉप, द कोर्ट पोएट बाय अकबर। और इन्होंने संस्कृत वर्क, जो मैथ्स में भास्कराचार्य का वर्क था लीलावती, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फिर राजा बीरबल, महेश दास नाम था, सबको पता है, और राजा बीरबल को, मतलब जो बीरबल वाला टाइटल था वो अकबर ने दिया था। he was like a, but you know, he is a master in Sanskrit, Persian, हिंदी, और कोर्ट जेस्टर थे, मतलब वो अकबर को हर चीज में सलाह देते थे, जैसा मतलब जो मुल्ला दो प्याजा करते थे, लेकिन बीरबल वाज लाइक, इट इज सेड दैट ही वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनीवन एल्स अमंग्स द नवरत्न्स। सो राजा बीरबल भी थे। तो ये अकबर के नवरत्नों के बारे में है, ठीक है। हमने अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी देखी, अकबर की राजपूत पॉलिसी देखी। दिस इज रफली व्हाट वी गेट, जो अकबर से इम्पोर्टेंट चीजें हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट अकबर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब हम पढ़ेंगे अकबर के बाद के जो मुगल एम्परर्स आए उनके बारे में। एंड टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एट होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर स्पिरिट्स हाई, कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आपको आपसे अच्छा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। आपको आपसे अच्छा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है ना, तो इट्स योर यू नो वेल विशर्स, और उनसे भी अच्छा कोई मोटिवेट कर सकता है तो इट इज द पीपल हु आर नॉट हैप्पी फ्रॉम यू। बिकॉज व्हेनेवर यू फील डाउन, व्हेनेवर यू फील दैट नाउ अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, मोटिवेशन की कमी है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले तो खुद को मोटिवेट कैसे करा जाए, सबसे बड़ा सवाल है कि सर यूट्यूब खोलें और 2-4 मोटिवेशनल लेक्चर देखें, नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे। जस्ट सेट, यू नो, खुद को वक्त दो, और पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो कि हाउ मच, यू नो,
उनको आपको कामयाब देख के वो कितने खुश होंगे। ये मत देखो कि उन्होंने आपके ऊपर उम्मीदों का क्या बोझ नहीं बनाया हुआ है, लेकिन हाँ आपकी कामयाबी से वो खुश जरूर होंगे। और वो भी कहीं मोटिवेट ना कर पाए, कई बार कई लोग प्रेशर ले जाते हैं। तो हर किसी के जिंदगी में देयर आर पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, हु डोंट लाइक यू, और व्हाट यू कैन टर्म एनिमी तो नहीं, मतलब कह लो, अच्छा लगेगा अगर एनिमी। तो जब ऐसा लगे ना पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे एंड ऑल दैट, यू डोंट फील मोटिवेटेड, ऑलवेज रिमेंबर द फेस ऑफ द पीपल हु डोंट लाइक यू एंड हाउ दे मच, वो कितने ज्यादा खुश होंगे तुम्हें हारा हुआ नाकामयाब देख के। तो सोचो एक बार कि वो कितना ज्यादा मोटिवेट कर जाता है कि एटलीस्ट उनको तो खुश नहीं देखना चाहोगे ना, वो भी उनकी खुशी की वजह तुम्हारी नाकामयाबी हो। सो कीप योर स्पिरिट्स हाई, self motivation is very important. We'll see you, we'll meet in the next lecture. Till then, have a great time at home. Thank you so much.